नमस्कार, मैं मोहित भारत। यूजीसी पर देश में चर्चा चल रही है। मैं अपना मत आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। मेरा क्या स्टैंड है? क्या मैं यूजीसी में जो दलितों के भले के लिए कानून बनाया जा रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूं कि जिन समुदायों ने ऐतिहासिक तौर पर छुआछूत झेला है, अत्याचार झेलते हैं, जिनके ऊपर एट्रोसिटी होती है, उनके लिए इस तरह के विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। अगर कैंपस या कहीं पर भी उनके साथ छुआछूत, एट्रोसिटी, भेदभाव होता है तो उसे एक्नोलेज करने की जरूरत है, एड्रेस करने की जरूरत है और दोषियों को सजा देने की जरूरत है। लेकिन मेरी एक चिंता है, मेरी एक सवाल है। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ते हो, यूजीसी रेगुलेशंस 2026, उसके अंदर जो परिभाषाएं वाला सेक्शन है, उसके पहले सेक्शन के भाग सी में एक बात लिखी हुई है कि जाति आधारित अपराध का मतलब है एससी, एसटी और ओबीसी पर होने वाले अपराध। यानी अगर एससी के ऊपर, एसटी के ऊपर और ओबीसी के ऊपर जाति आधार पर भेदभाव होता है तो उसे जाति आधारित अपराध माना जाएगा। लेकिन अगर मोहित भारत से किसी ने जाति के आधार पर टिप्पणी कर दी, गाली दे दी, अपमानित कर दिया, तो उसे जाति आधारित अपमान नहीं माना जाएगा, जाति आधारित भेदभाव नहीं माना जाएगा। आप खुद सोचिए ये कितना उचित है। मैं ये नहीं कहता कि दलितों के बराबर हक और अधिकार मुझे दे दिए जाएं। एससी एसटी को विशेष प्रावधान दिया भी जा रहा है तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। और अगर ओबीसी के भूमिहीन तबके को भी अगर ये सुविधा दे दी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओबीसी के जमींदार तबके को आप ये सुविधा दे रहे हो और मुझे नहीं दे रहे, इससे मुझे आपत्ति है। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? इक्वल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। ओबीसी की जमींदार जातियां और मोहित भारत में क्या अंतर है? बताइए, ओबीसी के जमींदारों पर कब, कहां और किसने अत्याचार किया? कब छुआछूत हुई? कब एट्रोसिटी हुई? साहब, जब आप डेटा देखते हो तो आप पता लगेगा एससी एसटी एक्ट के 80% से ज्यादा मुकदमे ओबीसी की जमींदार जातियों पर दर्ज है। भारत के अंदर दलितों का जो पहला नरसंहार हुआ था, सामूहिक हिंसा हुई थी, हत्याएं हुई थी तमिलनाडु के किलवेबनी में 1968, और जिन्होंने 44 दलितों को जिंदा जलाकर मार दिया वो ओबीसी के जमींदार समुदाय के लोग थे। बिहार का जो पहला नरसंहार हुआ 1977 बेलछी के अंदर, वो करने वाले कौन थे? ओबीसी के जमींदार थे। राजस्थान में इस तरह के केसेस है, पूरे प्रदेश भर में, देश भर में इस तरह के केसेस है जहां ओबीसी के जमींदार दलित तबके पर एट्रोसिटी करते हुए दिखे गए हैं। लेकिन यूजीसी के कानून ने उन्हें दलितों के समकक्ष रख दिया, पीड़ित, शोषित, वंचित बता दिया। मुझे नहीं बताया। क्यों भाई? मेरे अंदर कोई कांटे लगे हुए हैं? मेरे समुदाय के लोगों को क्यों छोड़ दिया गया अगर ओबीसी के जमींदारों को सुविधा दी जा रही है? आपके केवल एक प्रावधान से देश की 80% आबादी को पीड़ित बता दिया। सोचिए, अगर देश की 80% आबादी पीड़ित हो, यानी दो तो अत्याचारी साबित हो गए अपने आप, 20% आबादी तो अत्याचारी साबित हो गई। 80% लोग पीड़ित कैसे हो सकते हैं? बिना किसी डेटा के आपने कह दिया वो पीड़ित है। देखिए, 2011 से दलितों के लिए ये कानून बना हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। 2025 जनवरी में जो ड्राफ्ट आया था यूजीसी की तरफ से, उसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका लाभ केवल दलितों को दिया जा रहा था जो कि एट्रोसिटी, छुआछूत और भेदभाव झेलते हैं। लेकिन जो जनवरी 2026 में फाइनल जो ये रेगुलेशन आया, उसमें देश की 80% आबादी को पीड़ित बता दिया।
और हमें एक तरीके से अपराधी घोषित कर दिया। आप खुद बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव और कुर्मी जैसी जमींदार जातियों की स्थिति दलितों के समान है क्या? अगर है तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, अगर नहीं है तो डंके की चोट पर विरोध करेंगे और यूजीसी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। नेचुरल जस्टिस कहता है इक्वल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। ओबीसी की जमींदार जातियों को जो भी हक और अधिकार दिए जाएंगे वो मोहित भारत की जाति को मिलने चाहिए, सामान्य वर्ग की जाति को मिलना चाहिए। बिल्कुल भी यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, दलितों को मिलने वाली सुविधाओं में कोई दिक्कत नहीं है, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको उनके हितों के संरक्षण के लिए कानून बनना चाहिए, क्योंकि वो ऐतिहासिक तौर पर वंचित है, छुआछूत झेली है, एट्रोसिटी झेलते आए हैं। लेकिन ओबीसी के जमींदार समूहों को बिल्कुल भी नहीं। और अगर ओबीसी के जमींदार जिनका लठ पर कंट्रोल है, जमीनों पर कंट्रोल है, पशुधन पर कंट्रोल है, दूध के व्यापार पर कंट्रोल है, उनको अगर शोषित पीड़ित वंचित बताते हो तो हमें भी बताओ। देश की 80% आबादी को आपने पीड़ित बता दिया तो हमें कौन से कांटे लगे भाई साहब? इसलिए इस चीज को लेकर हमारा विरोध है। आपने कहा है कि आप एक समता समिति बनाओगे, जिसमें 2025 जनवरी के ड्राफ्ट में था कि एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व होगा। 2026 में आपने उसमें भी ओबीसी शामिल कर दिया कि एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व होगा। अगर आपने ओबीसी शामिल कर दिया तो जनरल क्यों नहीं किया? यानी आप यादव, कुर्मी जैसे जमींदार जातियों के लोगों को उस कमेटी के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो ब्राह्मण बनिया राजपूत के लोगों को क्यों नहीं दे सकते? ये मेरे दो बिंदु हैं जिस पर मेरा विरोध है। यूजीसी के रेगुलेशन का हमारा विरोध नहीं है, इन प्रावधानों का विरोध है। और तीसरा पॉइंट, जो जनवरी 2025 का ड्राफ्ट था उसमें फॉल्स कंप्लेंट पर फाइन था और अनुशासनात्मक कार्रवाई थी। 2026 में वो भी आपने हटा दिया, जो फाइनल आप लेकर आए हो। ये 3 बिंदु है मेरे जिन पर मुझे आपत्ति है। बिंदु नंबर 1 कि आपने केवल एससी, एसटी और ओबीसी के साथ होने वाले जातीय भेदभाव को जाति आधारित भेदभाव माना है। अगर सामान्य वर्ग के लोगों के साथ होता है तो उसे जाति आधारित अपराध नहीं माना। मैं कह रहा हूं, अगर ओबीसी जमींदार तबके के अपराध को आप जाति आधारित अपराध मान रहे हो तो सामान्य वर्ग के भी मानो। अगर सामान्य वर्ग के नहीं मान सकते तो उनके भी मत मानो। बराबर ट्रीट करो ओबीसी के जमींदार तबके को और सामान्य वर्ग को। इसी तरीके से जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो, ओबीसी के जमींदारों का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित आप कर रहे हो तो सामान्य वर्ग का भी करो, और सामान्य वर्ग का नहीं कर रहे तो उनका भी मत करो। तीसरा पॉइंट, फॉल्स कंप्लेंट करने वाले को ऐसे ही मत छोड़ो, कुछ ना कुछ प्रावधान करो कि फॉल्स कंप्लेंट ना हो। ये मेरा पॉइंट था। उम्मीद है मैंने अपनी बातें लोगों के बीच में, आपके बीच में रख दी है। बाकी मैं सोच रहा हूं मैं रेगुलरली इस टॉपिक पर अपनी बात रखा करूं यूजीसी को लेकर। तो आप जहां भी मेरी वीडियो देख रहे हो आप कनेक्ट हो सकते हो, ताकि हम एक क्लैरिटी डेवलप कर पाएं कि मुद्दा क्या है, समाधान क्या है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। जी धन्यवाद।